दुनिया में एग्रीकल्चर लैंड घट रही है, पीने का पानी भी कम हो रहा है, पेड़ों की कटाई लगातार होती जा रही है और ओजोन लेयर में भी होल हो चुका है और दुनिया भर में क्लाइमेट चेंजेस का असर बढ़ता जा रहा है। और इन सभी इशू ने जन्म दिया एक नए चैप्टर को जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं एक बिल्कुल नए चैप्टर का। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। ग्लोबल एनवायरमेंट इशू पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया में छाया हुआ है। उसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दे दी है। सन 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक बुक छापी जिसका नाम रखा लिमिटेड टू ग्रोथ। इस बुक में एक बात कही गई कि अगर हम ऐसे ही पॉपुलेशन को बढ़ाते रहेंगे और ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला जाएगा तो हम जो है अपने रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे। इसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन पे खतरा आ जाएगा। इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में एक रियो समिट किया जिसे हम पृथ्वी समिट, अर्थ समिट भी कहते हैं। This is truly an historic gathering. There are those who say that economic growth and environmental protection cannot be compatible. Well, let them come to the United States. इस समिट में 172 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, थाउजेंड्स से ज्यादा एनजीओस ने पार्टिसिपेट किया और काफी सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। यह समिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहली बार दुनिया में इन्वायरमेंट को लेके इतने बड़े लेवल पे कोई जमावड़ा होने वाला था और इसने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी को एक नई दिशा दे दी। आखिर क्या है ये अर्थ समिट, क्या है ये पृथ्वी सम्मेलन। देखिए, अर्थ समिट में मोटी मोटी चार बातें हैं। नंबर 1 है एजेंडा 21। आखिर क्या था ये एजेंडा 21? इसमें दरअसल 21 बातें कही गई और 21 में से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भैया इस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है कि आगे आने वाली जनरेशन को भी उसका फायदा मिले। हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आखिर क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट करना जिसमें आपके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा हो। दूसरा, रियो डिक्लेरेशन। इस रियो डिक्लेरेशन में ये बात कही गई कि भैया हम जो है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए जो जो जरूरत पड़ेगी वो सब करेंगे। हम डेवलपमेंट को ऐसा कर देंगे कि भैया बस उतना ही डेवलपमेंट हो ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तीसरा पॉइंट है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दरअसल इसको बनाने का मेन एजेंडा यही था कि ये जो एक पॉलिसी बना सके, ये जो है देख सके कि इन्वायरमेंट किस तरीके से खराब हो रहा है और उसको जो है टैकल कर सके। चौथा, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम लोगों को जितना भी जैव विविधता है, जितनी भी दुनिया में जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन है, उसको बचा के रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अर्थ समिट में मोटी मोटी चार बातें कही गई। रियो समिट से 5 साल पहले यानी 1987 में ब्रुकलैंड रिपोर्ट में एक रिपोर्ट छपी जिसका नाम रखा गया अवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में बात कही गई कि जितने भी नॉर्थ की कंट्रीज हैं उन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्हीं की वजह से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल हो चुका है। इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हमारे ग्लोबल कॉमन्स खत्म हो जाएंगे। ग्लोबल कॉमन्स ये क्या होते हैं? ग्लोबल कॉमन्स बोले तो साझी संपदा। साझी संपदा का मतलब होता है वो सारे रिसोर्सेज जिसपे किसी एक का नहीं, पूरी कम्युनिटी का कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल पार्क हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर सोर्सेज हो गए। इन सबको जो है यूज हर कोई करता है पर बचाता कोई भी नहीं है। तो अब जो है जरूरत आ चुकी है आप लोगों को ग्लोबल कॉमन्स को बचाने की, क्योंकि आपने अगर इसको नहीं बचाया है तो एक तो आपके लिए भी खतरनाक है और दूसरा फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्लोबल कॉमन्स बचेंगे ही नहीं। अब देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्लोबल कॉमन्स को बचाने के लिए कुछ किया ना गया हो, बिल्कुल किया गया है। दरअसल 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किए गए थे। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स किए गए हैं दुनिया में ताकि वो जो है ग्लोबल कॉमन्स को बचा सके। और 1980s के टाइम पे जब पता चला दुनिया को कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल हो चुका है और ग्लोबल वार्मिंग सच में हो रही है, इसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। About 30 years since the Montreal Protocol was signed, which prohibited using ozone-destroying chemicals, NASA scientists say they have hard proof Earth's ozone hole is shrinking. इसके बाद पूरी दुनिया बहुत ज्यादा अवेयर हो गई क्लाइमेट चेंज को लेके। और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे जो है ग्लोबल वार्मिंग रुक गया, ना ना, आज के टाइम पे भी डेवलपिंग कंट्री इतना ज्यादा डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि वो कार्बन की जो यूज है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। इसकी वजह से आज भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसकी वजह से आज भी जो है इन्वायरमेंट खराब होता जा रहा है।
अब देखिए, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज ने जो है इन्वायरमेंट को खराब कर रखा है। दरअसल नॉर्थ की कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूरोप, रशिया, इन्होंने जो है इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इन कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, इंडिया या बाकी अदर कंट्रीज, क्योंकि भैया ये भी डेवलपिंग स्टेज में है। तो जब दुनिया के सामने ये बात आई कि आप लोगों को इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, तो साउथ की कंट्रीज ने कहा नहीं भैया, अभी तो हमें डेवलपमेंट करना है, अभी तो हमें अपना विकास करना है। इन लोगों ने इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इन लोगों को बचाना चाहिए, हम लोग इन्वायरमेंट को बचाएंगे नहीं। लेकिन ये सही आंसर नहीं है। तो दुनिया ने एक नई चीज निकाली जिसको बोला जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। आखिर क्या होता है ये? तो दुनिया ने एक पॉइंट निकाला कि जिसने इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो लोग इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा बचाएंगे, और जिन लोगों ने अभी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया है वो इन्वायरमेंट को कम बचाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको कह दिया गया कि जाओ तुम इन्वायरमेंट खराब करो, पर यह है कि भैया आप जो है इन्वायरमेंट को ज्यादा खराब मत करो। अब चाहे अर्थ समिट हो जो 1992 में हुआ या किसी प्रकार की कोई भी समिट हो, हम नॉर्थ और साउथ की पॉलिसीज को अलग अलग देखते हैं। मतलब नॉर्थ जो है इन्वायरमेंट को ज्यादा बचाता है, साउथ जो है इन्वायरमेंट को कम बचाता है। इसी को देखते हुए 1997 में जापान के एक शहर क्योटो में एक प्रोटोकॉल हुआ जिसे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। आखिर क्या था ये क्योटो प्रोटोकॉल? इसके तहत यह कहा गया कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के यूज को कम कर देंगे और हम किसी भी हालत में कार्बन के इस्तेमाल को ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देंगे। इसमें ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने साइन कर दिया सिवाय दो कंट्री के, इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना ने तर्क दिया कि नहीं भैया, अभी हम ग्रीन हाउस गैसेस के यूज को कम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें डेवलपमेंट करना है, अभी हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं, तो हम जो है इस पे साइन नहीं करेंगे। लेकिन एट द एंड सन 2002 में इंडिया और चाइना ने इस पे साइन कर दिया, इस शर्त के साथ कि ठीक है, जिन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो ज्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेस के यूज को कम करेंगे, हमने कम नुकसान पहुंचाया है तो हम जो है इसको मैनेज कर लेंगे। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने सन 2005 में ग्रुप 8 के जो ग्रुप्स थे उसमें भी जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कही। इसके बाद हम लोगों ने यूएनएफसीसी के साथ मिलके एक प्लान बनाया। हम लोगों ने वादा कर रखा है कि 2030 तक 3.8 प्रति टन व्यक्ति जो है कार्बन के इस्तेमाल को हम कम कर देंगे। देखिए, हम भारतवासी जो हैं हमेशा से पर्यावरण प्रेमी रहे हैं। हम लोगों ने 2001 में एनर्जी कन्वेंशन एक्ट लागू कर दिया। इसके तहत 2003 में हम लोगों ने सीएनजी लागू कर दिया। इसके साथ साथ इंडिया की 11 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे हम लोगों ने बायोडीजल प्रोड्यूस करने की बात कही है। हम लोगों ने अक्टूबर 2016 में पेरिस ट्रीटी पे भी साइन किया था। इस ट्रीटी के तहत हम लोगों ने जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे सबसे आगे आने की बात कही। इसके साथ साथ इंडिया ने काफी कुछ कर रखा है एनवायरमेंट को बचाने के लिए। अब चाहे 1974 का वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हो या 2014 का स्वच्छ भारत अभियान हो, हम किसी भी माध्यम से जो है एनवायरमेंट को बचाने के ऊपर हमेशा आगे रहे हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया ये बात मान चुकी है कि अगर एनवायरमेंट को बचाना है तो कोई अकेला देश नहीं कर सकता, सबको जो है मिलकर करना पड़ेगा। और ये माना गया है कि जितने भी इन्वायरमेंट को लेके मूवमेंट चलाए गए हैं, जितने भी इन्वायरमेंट को लेके आंदोलन चलाए गए हैं, वो पूरी दुनिया में जो है सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। अब चाहे मैक्सिको का फॉरेस्ट मूवमेंट हो या मिनरल इंडस्ट्री के खिलाफ चलाया जाने वाला पूरी दुनिया में मूवमेंट हो, इसमें से सबसे ज्यादा फेमस जो है फिलीपींस में 1996 में हुए मार्कॉपर माइनिंग इंडस्ट्री के डिजास्टर के बाद ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी WMC यानी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ एक पर्यावरण आंदोलन चलाया गया। इसके तहत उस माइनिंग को बंद कर दिया गया। इस घटना ने जो है पूरी फिलीपींस वासियों को उठाया। इसके बाद फिलीपींस में फिलीपींस माइनिंग एक्ट 1995 के तहत इन सभी को बैन कर दिया गया। अब इसी टाइप का एक आंदोलन इंडिया में भी चला जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन के तहत जो है इंडिया में जितने भी बांध बनने थे इसको बैन कर दिया गया। इसके अलावा चिपको आंदोलन भी इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। अब आप देख सकते हो पूरी दुनिया में जो है एनवायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होते रहते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं बिल्कुल नए टॉपिक की। आप जानते हैं हमारे चारों तरफ जितना भी रिसोर्सेज है जैसे पानी, तेल, खनिज, ये सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिसीज में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इसी टॉपिक को बोलते हैं रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। आइए हम बात करते हैं पूरी दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेज को लेके कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं। अब आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया पे अंग्रेजों का शासन था। उसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने जो है अपना शासन बहुत सारे देशों में चलाया और उन्होंने डायरेक्टली जो है नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल किया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया बहुत बड़े लेवल पे जो है किसी देश के रिसोर्सेज किसी और देश ने चुरा लिए या कब्जा में ले लिए। अब चाहे वो सी रूट हो या वो खनिज हो या किसी प्रकार की कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हो, क्योंकि जिसके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल होगा उसके पास दुनिया का कंट्रोल होगा।
जैसे गल्फ कंट्रीज के पास ऑयल का भरमार है और इसी वजह से दुनिया में जो है बहुत सारे देश चाहते हैं कि वो गल्फ कंट्रीज पे अपना कंट्रोल कर लें, क्योंकि अगर एक बार तेल पे कंट्रोल हो गया तो उनका जो है पूरी दुनिया पे कंट्रोल हो जाएगा। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन पूरी तरीके से अफगानिस्तान, दुबई, यूएई बहुत सारी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, क्योंकि वो जो है वहां के तेल को अपने हिस्से में ले सकें। और आज भी उन कंट्रीज को कंट्रोल करने का सिलसिला चलता रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और नए टॉपिक की, जिसका नाम है द इंडिजिनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स, मूलवासी और उनके अधिकार। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इंडिजिनियस पीपल्स वो लोग होते हैं जो कई टाइम से उसी जगह पे रह रहे हो, लेकिन बाद में जो है कोई और जाति, कोई और नस्ल, कोई और संस्कृति के लोग वहां पे आके बस गए हो और पूरा कब्जा कर लिया हो। देखो नाम में छुपा हुआ है मूलवासी, मतलब वो लोग जो वहां पे मूल रूप से वास करते थे। आज के टाइम पे इन लोगों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लोग जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि भैया पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन पे कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से इनकी संस्कृति, इनकी इकोनॉमी और इनका कल्चर जो है खत्म होता जा रहा है। दरअसल इनके पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज की होती है कि ये रहते हैं जंगलों में या ये रहते हैं उन तरीके से जहां से वो पहले रहते थे, पर क्योंकि अब दुनिया डेवलप्ड हो रही है तो इन लोगों को कहा जा रहा है कि भैया आप भी डेवलप्ड हो जाओ। इससे अपनी संस्कृति, अपनी जमीन को खोते जा रहे हैं। इनको बचाना एक बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दा है, क्योंकि ये मानव अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। इंडिजिनियस पीपल्स जो है अपना अलग स्ट्रगल कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में फैलती जा रही है, इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। हम लोगों ने जो है इस वीडियो के माध्यम से ये पढ़ा कि पूरी दुनिया में कितने सारे इन्वायरमेंट को लेकर प्रोग्राम्स हुए। हम लोगों ने पढ़ा ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिया ने क्या क्या कर रखा है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल पे हमने साइन क्यों नहीं किया, और इसी के साथ जो है हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ा जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऐसा डेवलपमेंट करना कि फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा हो। अब ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, आपकी नहीं, मेरी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलके एनवायरनमेंट को बचाएं, क्योंकि आपका आज का स्टेप एक बेटर फ्यूचर लेके आ सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है इस चैप्टर को खत्म करता हूं। आई गेस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सुनिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।